ठीक है, तो लैंगिक जनन की बात कर रहे थे हम लोग। तो लैंगिक जनन में कितने प्रकार के हो जाते हैं? स्वयुग्मन, फिर पूर्ण युग्मन, उसके बाद समयुग्मन, फिर असमयुग्मन और अंडयुग्मन, है ना। देखो भाई, स्वयुग्मन का मतलब क्या है? एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक मिल गए। पूर्ण युग्मन का मतलब क्या है? दो कोशिकाओं के अंदर केंद्रक थे, वो मिल गए। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिति आ गई, यहाँ ये स्थिति आ गई। उसके बाद समयुग्मक, समयुग्मक का मतलब है नर और मादा युग्मकों में अंतर नहीं बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यानी कि कार्य की रूप से, संरचना रूप से दोनों समान प्रकार के होंगे, ठीक है। असमयुग्मक का मतलब है ज्यादातर इसमें नर और मादा युग्मक की पहचान हो सकती है आसानी से। कैसे? वैसे तो समान होंगे दिखने में तो, लेकिन आकार में अंतर होगा। मतलब ये कि दोनों हो सकता है दोनों ही अचल हो, या हो सकता है दोनों ही चल हो, लेकिन आकार क्या होगा? मादा का अक्सर बड़ा होता है, मादा युग्मक का। अंड युग्मन का मतलब क्या हो जाएगा? उगामी उसे इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि हमेशा मादा युग्मक बड़ा होगा, अचल होगा, ठीक है। और उसका विकास जिस संरचना के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे? अंडधानी। और जो नर युग्मक है उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा, और ज्यादातर वो चल अवस्था में मिलेगा। चल अवस्था कब आएगी? जब कोशिका के ऊपर कशाव लगे हुए होंगे, एंटीना लगे होंगे, ठीक है। तो ये कशाव है ये। तो ये इसको क्या बोलते हैं? नर युग्मक जो छोटा होगा, चल होगा, उसे क्या बोलते हैं? पुमणु भी बोलते हैं, ठीक है। और पुमणु का निर्माण जिस विशेष संरचना के अंदर होगा उसे क्या बोलेंगे? पुंधानी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका लैंगिक विकास हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। तो ये उसके बाद क्या रह गया? उनका जीवन चक्र, ठीक है। जीवन चक्र का मतलब, उससे पहले कुछ विशेष बात बताती हूँ आपको। अच्छा एक बात बताओ, शादी के कार्डों में कभी देखा होगा ना आपने, ऐसे दुल्हन का नाम लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है आयु, और ऐसे दूल्हे का नाम लिखा रहता है, वहां लिखा रहता है ची। ची मतलब चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब लंबी उम्र वाला हो, है ना। तो चिर शब्द का मतलब क्या होता है? जो बहुत टाइम तक चलता रहे उसे कहते हैं चिर। समझ आई बात? तो यहाँ पे आएगा। अब देखो भाई, बेचारे एलगी को तो आशीर्वाद कौन देने से रहा ना, वो किसी के पांव छूने से रहा, है ना। तो इसलिए एलगी के वर्ड में चिरंजीवी नहीं आता, चिरकालिकता आती है। चिरकालिता, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक अपने आप को संभाल के रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है। तो आप लोग लिखिए शैवालों में चिरकालिता। या चिरकालिकता, चिरकालिकता मतलब लंबे समय तक ये अपने आप को जीवित कैसे रखता है, उसकी कुछ विधियां हैं। यानी ये विशेष प्रकार की एक संरचना बनाता है। उस संरचना को क्या, अच्छा चिरकालिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरेनेशन टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे? पेरेनेशन टाइम पीरियड। तो पेरेनेशन के लिए इसमें क्या होती है? कुछ विशेष प्रकार की, जिसको बोलते हैं चिरकालिक, चिरकालिक बॉडीज, यानी कि काय, चिरकालिक काय या बॉडीज, ऐसी विशेष प्रकार की संरचनाएं जो एल्गी को लंबे समय तक अस्तित्व में रख सकती हैं, ठीक है ना। ये कैसी होती है? विशेष संरचना। लिखो इसमें, बातें करने लग जाते हैं आप लोग तो। लंबे समय तक बनाए रखती है।
आगे बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी? सबसे पहले एकाइनेट, क्या बनता है? एकाइनेट्स। एकाइनेट्स बताया था ना आपको, अलैंगिक जनन में भी बताया था। कोशिकाएं थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति आ जाती है। ये ट लिखा है, हाँ, हैंडराइटिंग ऐसी ही है थोड़ी। एकाइनेट्स, ठीक है। तो हो गया, मैंने सुलेख प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया ना कभी, तो आगे संचित भोज्य पदार्थ होता है उनके अंदर, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं? एकाइनेट। ये किसके अंदर रहता है? नील हरित शैवालों में। ठीक है, एकाइनेट्स की संरचना होती है। इसके बाद अगला क्या आता है? अच्छा, होता क्या है, एक बात ध्यान रख लेना, जैसे ये तंतु है पूरा शैवाल का, ठीक है। तंतु मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ठीक है भाई। ये कोशिका, किसी एक कोशिका के चारों तरफ क्या हो गया? भित्ति बन गई, और उसने बहुत सारा भोजन जो है वो इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, यानी प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जब जीवन जीने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा है, पानी खारा हो गया मान लो, या खारे पानी का एल्गी था उसमें साफ पानी आ गया, तो भी वो नहीं जी पाएगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा? एडवर्स कंडीशंस में ये पूरा जो है ये गल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर मोटी भित्ति थी वो क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। समझ आ गई बात? तो जो बचा हुआ रहेगा यही फिर आगे जाकर के क्या करेगा? पूरे नए तंतु का निर्माण कर देगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्यों? घूमने गया था दिमाग? इधर सुनो, ये पूरा तंतु है, ठीक है, मतलब शैवाल है, बहुत सारे शैवाल मिलकर के इकट्ठे हैं, ठीक है। एक आध कोशिकाएं हैं, ये इस तरीके से तंतु है इनका, ठीक है। क्या हुआ? कोई एक कोशिका ने अपने चारों तरफ क्या किया? पहले तो खाना इकट्ठा किया खूब सारा, और खाना इकट्ठा करने के बाद उसके चारों तरफ क्या हो गई? एक मोटी भित्ति बन गई, ठीक है। भित्ति जो है वही सेल्यूलोज माइलिन है ना, उसके अलावा वो हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह, ठीक। तो ज्यादातर पेक्टिन वगैरह तो किसमें मिलते हैं? हायर प्लांट्स में। यहाँ पे क्या मिलता है? म्यूको पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपेप्टाइड्स वगैरह। तो क्या हुआ? यहाँ पे कोशिका भित्ति मोटी हो गई। अब जब एडवर्स कंडीशन आएंगी, जब तापमान वगैरह सब सही नहीं है, तो बाकी का तंतु तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, ये भित्ति वाला बचा रह जाएगा। फिर जब सही मौसम आएगा तो क्या होगा? ये वाला जो है वो आगे ग्रोथ करके नया तंतु बना देगा। समझ आई बात? अब आ गई? चलो ठीक है भाई, आ गई तो।
पादप जगत का गहना डायटम होता है, वो कहानी पुरानी हो गई, उसके बाद आगे बहुत बढ़ गए। तो ठीक है, आगे बात करते हैं एकाइनिड के बाद श्लेष्मा। अच्छा, श्लेष्मा क्या होती है भाई? श्लेष्मा, अच्छा क्या होती है श्लेष्मा? वो तो आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन हर बार श्लेष्मा का मतलब नाक से बहने वाला मलबा ही नहीं होता है, ठीक है। हालांकि ये जो श्लेष्मी आच्छद होता है, इसमें क्या है कि शैवाल की जो कोशिकाएं हैं, इसके चारों तरफ हरा चिपचिपा है ना, सफेद सा लसलसा पदार्थ श्रावित होता है, ठीक है, उसे श्लेष्मा कहते हैं। उसका जब कवर आ जाता है तो उस कवर को क्या कहते हैं? आच्छद। आच्छद मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। और श्लेष्मा मतलब होता है कोई भी कैसा भी सफेद हरा चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है। वो हमेशा नाक से निकले आपकी ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो श्लेष्मी आच्छद होता है वो इन कोशिकाओं के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? अच्छा, इस श्लेष्मी आच्छद की वजह से क्या हो जाएगा? ये कोशिकाएं, इनमें ना न्यून परासरण दाब रहता है, और न्यून परासरण दाब का मतलब ये हो जाएगा कि ये किसी भी तरीके से इनका जीव द्रव्य एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ये पानी वगैरह से कोई ना अपना पानी बाहर छोड़ती है ना पानी लेती है, बाहर की कोशिकाओं से इनका कोशिकाओं या बाहर के वातावरण से ज्यादा लेना देना रहता नहीं है। तो ये आपको बताया था, जैसे समझो एक बार होता क्या है, कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे प्लॉट वगैरह होते हैं ना, तो प्लॉट वगैरह में क्या होता है, बारिश का सीजन हुआ तो बारिश के सीजन में पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होने के बाद उसमें पूरी हरी हरी काई बन गई, ठीक है। एक फिर धीरे धीरे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, धूप निकलेगी, वो पानी इवेपोरेट हो गया, है ना, वाष्पोत्सर्जित हो गया। अब जो हरी हरी काई थी वो सब धीरे धीरे आपको साफ होती दिखाई देती है ना, बिल्कुल परत सी हरी हरी कहीं कहीं पर इकट्ठी हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो बिल्कुल ही साफ हो गई, दिखाई नहीं दे रही कहीं, है ना। लेकिन अगले 2-4 दिन बाद फिर से अगर बारिश पड़ गई तो फिर से वो पूरा कवर कर जाती है, पूरा फैल जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब वो एल्गी नष्ट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, उसने क्या किया, अपने आप को एक जगह इकट्ठा किया, और पूरी एल्गी जो थी, पूरे जो शैवाल थे, वो एक जगह इकट्ठा होकर के उसके चारों तरफ क्या बना लिया उन्होंने? श्लेष्मा का आवरण बना लिया, ठीक है। ऐसे समझो जैसे जेली बॉल्स, जैसे जेली वाली टॉफी खाते हो ना आप लोग, तो जैसे जेली बन जाती है ना, ठीक ऐसे ये भी क्या छोटी सी जेली की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अपने उसी कवर के अंदर रहेंगे जब तक इन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिल जाता, जब मिल जाएगा तो फैल जाएगा। ठीक, समझ आ गई दीपक? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो श्लेष्मी अच्छद इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसका लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, यहाँ लिख लीजिए। शैवाल कोशिकाओं के चारों ओर इनका परासरण दाब जो होता है वो क्या है, बहुत ही कम होता है, और रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। शायद जीव द्रव्य के कारण।
प्रतिरोधी होती है, यानी कि अधिक तापमान में भी ये जीवन यापन कर जाती है। ठीक है, श्लेष्मी आच्छद। इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पामेला अवस्था होती है। पामेला अवस्था, ये कोशिका है, इसका जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे कोशिका विभाजन पूरा हो गया, इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण हो गया, तो ये क्या बोली जाएगी, पामेला अवस्था। जब सही अवस्था आ जाएगी ये कवर फट जाएगा, नई कोशिकाएं नया नया शैवाल तंतु बना देंगी, पूरा शैवाल की बॉडी बना देंगी। ठीक है, इसे पामेला अवस्था कहते हैं। और अंदर इसमें क्या होता है, श्लेष्मा में ये क्या होती हैं, पुत्री कोशिकाएं, क्या बोलते हैं ना, पुत्र कोशिकाएं क्यों नहीं कहते हैं, इन्हें पुत्री कोशिकाएं ही कहते हैं। देखो भाई, लैंग्वेज बहुत पहले ही बनाई जा चुकी है, पेन होता है और पेंसिल होती है। अब पेंसिल अगर लड़ने लग जाए या पेन लड़ने लग जाए तो एक अलग बात है ना। तो इस तरीके से कोशिका को शुरू से स्त्रीलिंग के हिसाब से ही बताया गया कि सेल मतलब छोटा कमरा, और ये किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उनकी पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसमें पहली बार बताया था 1665 में। जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी, मृत, जीवित नहीं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। कहा, नाली के पानी, दूषित जल, ऐसा नहीं लिखा रहता वहां पे किताबों में, दूषित नाली का पानी है ना, गंदा गंदा पानी था, उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे कीड़ों को ऐसे चलते हुए देखा, तब उन्होंने उस पर एनालिसिस किया, तो पहली बार देखा था। ठीक है, इसके अलावा अभी आपने देखा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है ना, जो भी पदार्थ है वो संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य होता है, ये बात याद रख लेना। देखो जैसे एक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, इसके अंदर मान लो पादप कोशिका हमने बना लिया, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक के बाहर जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य कहते हैं, ये बात याद रखना। केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव्य, वो केंद्रक के बाहर है तो कोशिका द्रव्य, और दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य। समझ आ गई बात, ये अंतर होता है। और इसकी खोज भी कहाँ हुई थी, म्यूकस में, परकंजे ने नाक के पानी में की। ठीक है, आगे पामेला अवस्था के बाद आगे आता है सुप्त बीजाणु। अच्छा, एक काम करना, एक छोटा सा होमवर्क है, फास्फोरस की खोज कैसे हुई थी, पता लगा 11। ठीक है, फास्फोरस की खोज जो थी वो बड़ी अलग ही कहानी है। ये इसलिए बता रही हूँ जिससे आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाए। आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर के से मजाक उड़ाते हो ना, नाक का पानी ये वो, आपको पता तो चले आखिर कि फास्फोरस की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु का मतलब होता है, देखो सुप्त अवस्था क्या होती है, जब कोई काम नहीं करना है ना। जैसे जीव द्रव्य के अंदर कौन सा काम होता है, देखो जब छोटे छोटे कण मिलते हैं तो क्या होता है, बड़े कण बनते हैं, बड़े अणु बनते हैं, और बड़े अणु टूट जाते हैं तो क्या बनते हैं, छोटे छोटे अणु बनते हैं। तो दो अवस्थाएं हो गई, जब कोई चीज बड़ी टूट करके छोटे में बदली तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे छोटे अणु जुड़ के बड़ा बनाए तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं,
एनाबॉलिज्म, दोनों को मिलकर के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचय। क्या हुआ? ये बाद में, अभी नहीं। मैं ये नहीं, गलत बात है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ईयर बताओ, मैंने ये पूछा आपसे कि कैसे हुई, उसकी स्टोरी पढ़ के आना, तब बात करेंगे कल, ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? कुछ छोटी चीज जुड़ेगी, बड़ा बनेगा, या बड़ी अणु टूटेंगे, छोटे में बदलेगा। उपापचय क्रिया चलते रहती है, तो क्या माना जाता है उसे? जीवित। लेकिन जीव द्रव्य नहीं है और उपापचय की क्रियाएं नहीं हो रही है, तो उस कोशिका को क्या मानते हैं? मृत। जैसे हमारे बाल और नाखून, उनके अंदर जीव द्रव्य सूख चुका है और उसके अंदर किसी तरह की उपापचय क्रिया नहीं हो रही है। तो फिर ऐसा ही जब एल्गी के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुप्त बीजाणु। ठीक है, सुप्त बीजाणु में क्या होता है? मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। ठीक है, मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु जिन्हें क्या बोलते हैं? सुप्त बीजाणु कहते हैं। इनके अंदर उपापचय की क्रियाएं ना के बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सुप्त बीजाणु। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये क्या करेंगे? अपने कवर में से बाहर निकलेंगे और नए शैवाल का निर्माण कर देंगे। इसी तरीके से नीलहरित शैवालों में हॉर्मोगोनिया बता दिया है ना, तो हॉर्मो बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, कंद युग्मनज। अब आगे बात करेंगे हम क्या? लाइफ साइकिल इन एल्गी। ठीक है भाई, 5 टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं: प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है वो हम कल